आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि वैश्वीकरण ने समकालीन विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दें और इसकी दृष्टिकोण का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर वैश्वीकरण के जगह में हो सकता है आपको भूमंडलीकरण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही है। वैश्वीकरण को ही हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण आ जाए, चाहे वैश्वीकरण ने हमारे समकालीन विश्व में या तो फिर विश्व में किस प्रकार से प्रभावित किए, या तो फिर इसकी क्या भूमिका है, या तो किस प्रकार से प्रभाव डाले। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, या तो इसकी परिभाषा दें, इसके दृष्टिकोण का वर्णन करें। आपको आंसर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। भूमंडलीकरण क्या होता है मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है दोस्तों विश्व को एक करना। विश्व को एक करना कैसे दोस्तों? हम सभी दोस्त जितने सारे देश हैं सभी देश से हम दोस्ती करेंगे तो हमारा विश्व क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। अब विश्व एक होगा कैसे? तो हम अपना सामान दूसरा देश में बेचेंगे, दूसरा देश वो सामान हमसे बेचेंगे, हमारे यहाँ बेचेंगे। हम कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो हम उससे लेंगे, उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे लेगा। तो सभी देशों को के साथ व्यापार करना, सभी देशों के साथ मिलजुल के रहना, एक दूसरे को मदद करना, यही हमारा क्या होता है? वैश्वीकरण कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है, जहाँ पे हम एक दूसरे से क्या कर रहते हैं? मिल के रहते हैं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है विश्व को एक करना, यानी विश्व को एक करना। ठीक है, जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं। उदारीकरण का मतलब दोस्तों क्या आप मेरे यहाँ आइए, हम आपके यहाँ जाएंगे, मतलब सलाह, भाईचारा, जो भाईचारा की नीति होता है ना उसी को बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, तो जब विश्व के सभी देशों के साथ, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पैसा लेन देन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, एक दूसरे के मदद के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेता है तो सभी देश एक हो जाते हैं। तो सभी देश क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण। यानी जब सभी देश एक हो जाते हैं तो हम लोग इसको भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं या क्षेत्र का एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी हमारा सिंपल भाषा में दोस्तों कि विश्व के जितने भी सारे देश हैं वो सभी देशों का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया होता है ना उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। मतलब सभी देश जो एक साथ जुड़ते हैं उसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं, वही चीज़ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार प्रारंभ होने से यह देश एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखो, विश्व के विभिन्न देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ व्यापार शुरू हो जाता है ना। जब हमारा यहाँ देश से अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं व्यापार करने, चीन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो जिस देश में हम व्यापार करने जाएंगे ना इससे क्या होगा? रिलेशन बढ़ता जाएगा, दोस्ती होते जाएगा और एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ते भी जाएंगे। ठीक है, तो व्यापार के कारण भी हमारा क्या हो जाता है? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में 1991 में अपनाया गया था। ठीक है, आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। यानी कि बस ये आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में सन 1991 में अपनाया गया था। बस एक नंबर में भी आपका आ सकता है कि भारत ने भूमंडलीकरण की नीति को कब अपनाया? तो 1991 में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों वैश्वीकरण की विशेषता। वैश्वीकरण बोलो चाहे भूमंडलीकरण बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कि भूमंडलीकरण की विशेषताएं कौन कौन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बस मैंने पॉइंट लिख दिया, आप चाहो तो इसको 2 पेज में कर सकते हो। कैसे? तो देखिए दोस्तों सबसे नंबर 1 में लिखना है दूरियां कम होना, और दूरियां कम होना लिख कर कैसे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और इधर आपको लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दूरियां का कम होना। अगर आप इसके बारे में और लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस इतना ही लिख करके छोड़ दें। दूरियां का कम होना, देखिए दोस्तों भूमंडली के कारण क्या हुआ है? एक दूसरे देश के बीच का जो दूरियां है ना वह कम हो गया है। ठीक है, एक दूसरे के बीच जो दूरियां हैं वो क्या हो गया? कम हो गया है। हम लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना दूर है, जब रिलेशन अच्छा रहेगा, दोस्ती अच्छा रहेगा। ठीक है, नई संस्कृति का उद्भव, हम दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों को देखेंगे और वहाँ के चीज़ों को अपनाएंगे। वो हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे संस्कृति को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं नई नई संस्कृतियों का क्या होता है? उद्भव होता है। ठीक है, बाजारीकरण का बढ़ावा होना। अब मान लो कि हम कोई भी चीज़ों को वहाँ बेचने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो चीज़ हम बना रहे हैं वो भारी मात्रा में बनाएंगे, नया नया चीज़ बनाएंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया बिके और हम अच्छा से अच्छा पैसा कमाएं। तो जो बाजार में नया नया चीज़ें भारी मात्रा में बनाया जाता है उसी को बोलते हैं बाजारीकरण। यानी बाजार ठप नहीं है बल्कि बाजार चल रहा है। जब बाजार का माहौल गर्म रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होता है, उसी को बोलते हैं बाजारीकरण। तो इससे बाजारीकरण में भी बढ़ावा होता है।
रोजगार में वृद्धि होता है। लोग क्यों व्यापार करते हैं, दूसरे देश क्यों जाएंगे, आखिर फायदा के लिए ही तो जाएंगे ना, ताकि उसको क्या मिले, रोजगार मिले। शिक्षा का विकास, इससे क्या होता है, शिक्षा का भी विकास होता है। हम कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरे देश व्यापार करने के लिए ही जाएंगे, और अगर व्यापार भी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ गुण जरूर सीखेंगे। अगर अमेरिका जाएंगे तो जरूर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी विकास होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ावा होना, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो बड़े बड़े कंपनी बसे हुए हैं दूसरे देश में, ठीक है, इस कंपनियों का क्या होगा, बढ़ावा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर कार्य करेगी, साथ में जो वस्तुएं बनाएगी, जो वो बड़े बड़े वस्तु बनाएंगे, भारी मात्रा में वस्तु बनाएंगे, वो दूसरे दूसरे देश भेज करके क्या करेंगे, वो फायदा कमाएंगे। अगर क्वेश्चन में होगा कि वैश्वीकरण के दृष्टिकोण, तभी आपको दृष्टिकोण हेडिंग लिखना है और ये दोनों लाइन लिखना है। अगर समकालीन विश्व में इसकी प्रभाव है तो आपको हेडिंग में लिखना है समकालीन विश्व में इसके प्रभाव, और प्रभाव लिख करके पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपको देते हुए चल जाना है। अलग अलग दृष्टिकोण है, जिनमें से आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि सामाजिक पहलू शामिल है। आर्थिक दृष्टिकोण में आर्थिक की बातें होती है, धन दौलत के बारे में। राजनीतिक मतलब राजनीतिक मुद्दे, सांस्कृतिक मतलब जो हमारा रीति रिवाज है, सामाजिक मतलब जो हमारा समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण, क्योंकि पहले हमारा क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण है। अब पहला हमारा है क्या, आर्थिक दृष्टिकोण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट्स है वो देखिए। जैसे ही आर्थिक दृष्टिकोण खत्म होगा उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक और सामाजिक देखेंगे। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पहला हमारा आता है कि मुक्त व्यापार। वैश्वीकरण में क्या होता है पता है, मुक्त व्यापार होता है। आप भी हमारे देश में आकर के खुला व्यापार कर सकते हैं, हम भी आपके देश में जाकर के खुला व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक टेक नहीं, कोई पिज्जा पासपोर्ट नहीं। ठीक है, कि नियम कानून बनाओ, ठीक है, फलना ढेकाना बहुत सारा सिस्टम होता है, वो सब कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा सीधा आओ, हाँ कुछ छोटा मोटा प्रक्रिया वो करो और आप मेरे देश में आकर के व्यापार करो, हम आपके देश में व्यापार करेंगे। ज़्यादा कोई नियम कानून हार्ड नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मुक्त व्यापार यानी खुला व्यापार। तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू मुक्त व्यापार है, जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात होता है। आयात मतलब हमारे देश की वस्तुएं दूसरे देश में चले जाएगा, उसको बोलते हैं निर्यात, और दूसरे देश की वस्तुएं जो हमारे देश में आता है उसको बोलते हैं आयात। ठीक है, अब जो आयात और निर्यात आने की वस्तुएं आती हैं जाती हैं, इस पर जो भी बाधा है ना, बाधाओं को कम करना, मतलब बहुत सारा सिस्टम होता है कि आपको हमारे देश आने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और हमारे देश की वस्तुओं को दूसरे देश में पहुंचाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो जितने सारे जो सिस्टम है ना कि ये करना पड़ेगा, नियम कानून, उसको कम करना, ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना, ताकि वो भी आराम से आकर के यहाँ व्यापार कर सके, हम भी वहाँ पे जा कर के आराम से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार। तो आर्थिक दृष्टिकोण में पहला क्या आ गया, मुक्त व्यापार यानी कि मुक्त व्यापार। दूसरा है पूंजी का मुक्त प्रवाह। पूंजी का मुक्त प्रवाह मतलब क्या, हम भी उसको मदद करेंगे, वो भी हमें मदद करेंगे, है ना। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ पता है, वैश्वीकरण में सारे देश एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो पूंजी एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जा सकता है। मतलब वहाँ की पूंजी यहाँ आ सकता है, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे सामान बेचेंगे तो वहाँ का पूंजी हमारे देश में आएगा, और अगर वो देश हमारे देश में आकर के अगर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा पूंजी उसके देश में जाएगा। तो पूंजी का भी क्या होते रहता है, प्रवाह होते रहता है, यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता है, जिससे निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलती है। निवेश मतलब क्या, जो हमारा व्यवसाय, जो हमारा बिजनेस है, उसमें हम ज़्यादा पैसा को लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, आर्थिक का विकास होगा, यानी धन दौलत में हमारा राष्ट्र क्या होगा, हमारा देश विकास होगा, हमारा विकास होगा। तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब क्या, जो अलग अलग देशों पर क्या हो व्यापार हो, यानी सिर्फ अपने ही देश में व्यापार नहीं बल्कि अपने देश से बाहर भी व्यापार हो, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अलग अलग देशों में व्यापार हो। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा क्यों दिया, क्योंकि वैश्वीकरण में सारा देश एक हो जाते हैं, तो क्या वो अपने ही देश के ही अंदर व्यापार करते हैं, नहीं, वो दूसरे देश भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है कि हम जहाँ मर्जी, जो देश में मर्जी उस देश में जाकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, ठीक है, जिससे देशों को एक दूसरे के बाजारों तक पहुंचने, ठीक है, और उत्पादों को बेचने में मदद मिली है। इससे क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे देश में आसानी से पहुंच सकता है, वो अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकता है। तीसरा है विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश का मतलब क्या है, वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने वस्तुओं को एक देश में नहीं बल्कि एक देश से अधिक देशों में क्या करती है, बेचती है। एक देश के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के लिए काम करती है। ठीक है, उस कंपनी को बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश से दूसरे देश में निवेश करती है, यानी निवेश करती है मतलब क्या करती है,
निवेश का मतलब क्या होता है, यानी कंपनियां क्या करती है, चीज़ों को अधिक से अधिक बनाती है ताकि सभी देशों में क्या कर सके हम चीज़ों को पहुंचा सकें। निवेश का मतलब होता है अधिक से अधिक मात्रा में उस चीज़ को लगाना। तो कंपनी में हम अधिक से अधिक पैसा खर्च करेंगे, अधिक से अधिक निवेश करेंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को बनाएंगे ताकि अधिक से अधिक सेल हो सके, बिक्री हो सके, है ना। ज़्यादा हमारे पास कस्टमर होंगे तो हम भी अपना बिजनेस में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे, खर्च करेंगे। तो निवेश का मतलब ये खर्च करना, उसमें ज़्यादा पैसे लगाना, ज़्यादा मेहनती से चीज़ों को ज़्यादा उगाना, ठीक है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण, तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण आपको तब लिखना है जब क्वेश्चन में दृष्टिकोण का वर्णन करने ऐसा क्वेश्चन देते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है समकालीन विश्व में इसके प्रभाव का वर्णन करें तो ये आपको राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण नहीं लिखना है, सीधे 1 2 3 4 नंबरिंग देते हुए जाना है। तो अभी आप लोगों ने 4 नंबर तक दे दिया है। उसके बाद अगर इसके प्रभाव लिखने के लिए आ जाता है समकालीन विश्व में इसके प्रभाव, तो इसके बाद ये जो पहला नंबर है ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये आपको 5वां नंबर में लिखना है। और ये जो दूसरा नंबर में, ये 6ठा नंबर, मतलब आपको सीरियल बाय लिखते चल जाना है। अगर दृष्टिकोण वाला दिया तो जैसे मैंने लिखा वैसा ही लिखना है, और अगर प्रभाव वाला देते तो सब आपको सीरियल बाय 1 2 3 4 करते हुए चल जाना है, ठीक है। बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण का, ठीक है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण में पहला आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देखो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है अगर हम सारे देश एक साथ मिलकर रहेंगे, व्यापार करेंगे, तो अगर हमको कभी जरूरत पड़ेगा तो हमें सहयोग करेंगे नहीं करेंगे। तो वैश्वीकरण के कारण देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अधिक इच्छुक हैं, मतलब एक दूसरे से समस्या का समाधान करते हैं, मिल के रहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब देखो बहुत सारे देश एक साथ मिलकर काम करती है, व्यापार करती है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना गया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देशों के लिए नहीं, बल्कि अपने देश से बाहर और भी सारे देशों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश हो गया, तो बहुत सारे देशों के लिए एक संगठन बना गया। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे देश के बीच में व्यापार हो रहा है, तो कभी ना कभी इसके बीच में भी तो लड़ाई हो सकता है। अपने दो भाइयों के बीच में लड़ाई होता है तो इनके भी बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ हो सकती है। तो ये दोनों के बीच में अगर कोई भी देशों के बीच में, 2 देशों 3 देशों के बीच में अगर लड़ाई हो जाएगा तो इसको सल्टाने का काम कौन करेगा, समझाने का काम कौन करेगा। तो इन सभी देशों के लिए एक संगठन बनाया जाता है जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो न्याय दिलाने का काम करती है। किसी के बीच अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको शांत करने का काम करती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जो बहुत सारे देशों के लिए काम करती है, विश्व व्यापार संगठन ये भी बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है। ये सब आदि वैश्वीकरण के युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि बहुत सारे देशों को देखभाल करती है कि सही ढंग से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानवाधिकार, देखो मानवाधिकार मतलब जो मानव को अधिकार मिलती है, ठीक है। वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है और देशों को मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। मानवाधिकार मतलब क्या, देखो वैश्वीकरण से क्या होता है दोस्तों कि हम एक दूसरे देश के बीच में अटैच रहते हैं, ठीक है। और इसके वजह से मानवाधिकार को बढ़ावा मिला है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे देश से कनेक्ट हैं, हम देखते हैं कि दूसरे देश में सभी लोगों को क्या मिला हुआ, मानवाधिकार है, यानी कि वहाँ के देश के लोग बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हमारे भी देश में सभी लोगों को घूमने का आज़ादी, जो दूसरे देश में, जैसे हम लोग दूसरे देश में जो भी चीज़ को देखेंगे उस चीज़ को हम लोग अपनाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि दूसरे लोगों को जो अधिकार प्राप्त है ना, वो हमें भी अधिकार प्राप्त होता है। तो मानवाधिकार का मतलब हो गया कि वैश्वीकरण क्या करते हैं, मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे देश से देखते हैं, सीखते हैं, हमें भी वो ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। जब से वैश्वीकरण हुआ तब से मानवाधिकारों को भी क्या मिला, बढ़ावा मिला है। और हर एक देश अपने अंदर के लोगों को क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं, सभी लोगों को समान अधिकार दे रहे हैं, जो एक मानव को अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, संस्कृति का आदान प्रदान। देखो मान लो दूसरा देश के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पे जाएंगे, तो उनका संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, भाषा, खान पान, वो सब हम लोग देखेंगे, वो भी हमारे को संस्कृति को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं संस्कृति का आदान प्रदान होगा, रीति रिवाज का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और समाज को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब हो गया दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण कुछ संस्कृतियों का प्रभाव अन्य संस्कृतियों पर हावी हो सकता है, जिससे सांस्कृतिक समरूपता हो सकती है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब, मान लो इस देश की कोई एक रीति रिवाज है और हम इस देश के हैं, तो इस देश के कोई भी रीति रिवाज को अगर हम अपना लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसके संस्कृति को हम अपनाएं, मतलब सांस्कृतिक समरूपता हो गया, ठीक है। तो निश्चित सी बात है कि यहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो संस्कृति समरूपता होगा ही होगा।
नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण। तो सामाजिक दृष्टिकोण में शिक्षा आ गया पहला, यानी वैश्वीकरण के कारण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर बढ़े हैं। यानी शिक्षा का कौशल, यानी लोगों को सीखने का, स्किल डेवलप करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। स्वास्थ्य, वैश्वीकरण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ी है। यानी वैश्वीकरण के कारण स्वास्थ्य तक अधिक से अधिक पहुंच बढ़ा है, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या हो रहे हैं, अभी स्वस्थ हो रहे हैं। पहले इतना ज्ञान बुद्धि नहीं था, अभी स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? वैश्वीकरण। क्यों? क्योंकि एक दूसरे देश से हम लोग मिल के रहते हैं, तो एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो दवा या तो जो भी चीज़ स्वास्थ्य के मामले में हमारे पास ज्ञान नहीं, वो दूसरे देश से ले सकते हैं। जीवन स्तर, वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ देशों में असमानता भी बढ़ी है। देखो, वैश्वीकरण यानी जब सारे देश एक साथ मिल जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है पता है? बहुत सारे जीवन में सुधार भी होता है और बहुत सारी चीज़ें असमानता भी बढ़ती है। ठीक है, असमानता भी फैलती है, सिर्फ फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। सामाजिक परिवर्तन, वैश्वीकरण के कारण सामाजिक मूल्यों और मानदंडों में क्या होता है? बदलाव आता है। हमारे समाज में बदलाव आएगा, निश्चित से आएगा। दूसरे देश के लोगों को देखेंगे कि हाफ हाफ पैंट पहन रहे हैं, तो हमको भी लगेगा कि हम भी पहनेंगे, तो हमारे समाज में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी चीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष। वैश्वीकरण के कारण इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम लोग वैश्वीकरण के दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग वैश्वीकरण के सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, ताकि हम इसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकें कि वैश्वीकरण का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। जब तक इसको नहीं जानेंगे, तब तक इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को नहीं समझ सकते हैं, इसके लाभों को अधिकतम कर सकें। ठीक है, हमको इसके जो वैश्वीकरण, इसको समझने की ज़रूरत क्यों है? ताकि इसके लाभों को हम लोग अधिकतम कर सकें, यानी कि इसके लाभ को अधिक से अधिक कर सकें और इसके नकारात्मक प्रभावों को हम कम कर सकें। मतलब वैश्वीकरण को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके लाभों को अधिक से अधिक हम कर सकें और इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको हम कम से कम कर सकें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसा सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट देखा। अगर चारों पॉइंट आपको याद नहीं रहता तो 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि चारों का चारों आपको याद आ ही आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप कर सकते हैं।